हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, क्लास 12 हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 1 चल रहा है आपका, जिसमें विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र, ये आपके पार्ट का नाम था। इसमें आगे चल चल के हम कहाँ तक पहुँच गए थे, गाउस के नियम तक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि गाउस के नियम से समरूप आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। किस तरह से हम ज्ञात करते हैं, तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो अनंत लंबाई के रेखीय आवेश या रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे अपन। तो लिखिए, स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर। चलिए टॉपिक लगाइए। अनंत लंबाई के समरूप आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या क्या काम करेंगे। मान लेते हैं कि एक अनंत लंबाई का बहुत लंबा एक तार है हमारे पास में। तार तो जानते ही होंगे, जिसकी लंबाई अनंत। मान लीजिए ये तार है, अनंत लंबाई का रेखीय तार है। इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको पहले समरूप आवेशित किया जाएगा। मान लीजिए कि इसको आवेशित कर लेते हैं। ये आवेश हमने कर लिया, जैसे कि किसी छड़ या उसको आवेशित करें तो आवेश इस छड़ पर कैसा होगा, उसकी लंबाई में समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसका एक भाग हमने छोटा सा ए बी ले लिया और उसकी लंबाई कितनी मान ली, एल है, और इस पर आवेश कितना ले लिया, क्यू है। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। ये तो आप जानते ही हैं, पहले ही आपको बता चुके हैं कि रेखीय आवेश वितरण हमें पता होना चाहिए। तो रेखीय आवेश घनत्व कितना आएगा, क्यू बटे एल। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समरूप आवेशित रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। बिना दिशा ज्ञात करे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो दिशा ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि एक बिंदु, मान लीजिए कि हम एक बिंदु ले लेते हैं इस तार के लंबवत। ये मान लिया कोई बिंदु P है और इस तार के लंबवत हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी। तो इस पर दो अल्पांश बहुत छोटे छोटे, यहाँ पर बिंदु O से समान दूरी पर दो अल्पांश dq आवेश के और dl लंबाई के दो ले लेते हैं। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की तरफ जाएगी ऐसे। ये मान लिया आपने कितना है, dE1 सदिश। और ऐसे ही एक अल्पांश इतनी ही दूरी पर मैं यहाँ नीचे ले लूँ O से, कहाँ पर ले लें, नीचे। तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर इस तरह से चली जाएगी। ये आ गई हमारी dE2 सदिश। अब ये दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दो अल्पांशों के कारण हमें प्राप्त हो गई। दोनों के बीच ये कोण थीटा थीटा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि OP एक ही रेखा है और ये जो BP और AP दोनों समान दूरी होंगी। अब हमें इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर घटक करने होंगे, क्योंकि हम अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के जो परिमाण आएंगे, dq आवेश सेम है, यहाँ पर भी dq आवेश है और यहाँ पर भी dq आवेश है। दोनों की दूरियाँ सेम है बिंदु P से, तो इनके परिमाण भी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो dE सदिश बराबर क्या लिख सकते हैं, dE सदिश, यानी कि dE1 का परिमाण किसके बराबर होगा, dE2 के बराबर। हम क्या लिख सकते हैं, dE। ये आ गया हमारा। अब इसके बाद आप देखिए कि इसके यदि घटक करें हम, तो घटक करने से आसान हो जाएगा। इसका क्षैतिज घटक इधर जाएगा और वो कितना होगा, cos थीटा। तो ये घटक आ गया आपका dE cos थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की तरफ गया, ये कितना आएगा, dE sin थीटा। अब इसी तरह से इस वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक करिए, तो इसका नीचे की तरफ घटक और एक घटक होगा क्षैतिज घटक। तो ये तो आ जाएगा आपका dE cos थीटा, और ये घटक इधर कितना आएगा, dE sin थीटा। तो ये देखिए बच्चों, आपको क्लियर अब दिख पा रहा है कि हमें दो घटक प्राप्त हो रहे हैं। एक तो क्षैतिज घटक जो कि तार के लंबवत आ रहा है, तार के कैसा आ रहा है, लंबवत आ रहा है। प्रॉपर देखिए
क्लियर क्लियर दिखेगा। और एक घटक आ रहे हैं आपके तार के समांतर या वाई दिशा में, तो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा एक दूसरे के कैसे हैं, परस्पर विपरीत हैं, परिमाण में समान है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी कि इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी नहीं। तो केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन दो घटकों के कारण होगी, डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा, जो कि कैसे हैं, इस रेखीय आवेशित तार के लंबवत लग रहे हैं। तो यहां से हमें क्लियर पता चल रहा है कि इस तार के कारण, अब इस पर बहुत सारे अल्पांश ले सकते हैं, मान लीजिए हम और अल्पांश लें 1 2, फिर भी यही आएगी, फिर और ले लिए हमने, और ले लिए, जितने भी हम अल्पांश लेंगे उन सभी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ आ रही है, उनके लंबवत आ रही है। तो यहाँ से अपन एक निर्णय निकाल सकते हैं कि इस समरूप आवेशित रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत बाहर की ओर होगी, यदि तार धनावेशित है तो। यदि ये ऋणावेशित होगा तो तार के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ से लिखने के लिए सीधा हमने दिशा निकाल ली कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। आप लोग लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी, तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। कर लिया बच्चों, ये दिशा होगी। अब हमें इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालने के लिए गाउस के नियम का उपयोग करना पड़ेगा। और गाउस के नियम में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि गाउसियन पृष्ठ आवेश के चारों तरफ मानना पड़ेगा। एक गाउसियन पृष्ठ हमें क्या करना पड़ेगा, आवेश के चारों तरफ मानना पड़ेगा, जिसमें ये आवेश पूरी तरह से आ जाए, पहली बात। दूसरी बात, उस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध या परिबद्ध या निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, वो गणित से हमें निकालना पड़ेगा। तीसरी बात, गाउस के नियम से उस पर फ्लक्स कितना होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो फ्लक्स आए हैं दोनों, गाउस के नियम से कितना आया और मैथमेटिक्स से कितना आया, वो दोनों कैसे रहेंगे, बराबर। दोनों को बराबर करेंगे तो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम मानते हैं कि, मान लेते हैं कि माना कि ये हटा दें, चलिए ये हटा रहे हैं। अब हम एक गाउसीय बेलन की इसके चारों तरफ कल्पना कर लेंगे, क्योंकि बेलन में ही आ जाएगा ना तार पूरा। जैसे कि आपको बताया था कि ये हमारा तार है अनंत लंबाई का, ये एक अनंत लंबाई का आपने तार ले लिया, इसको धनावेशित कर लिया पूरी तरह से, ये धनावेशित है। और इस धनावेशित तार के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रमाण ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, एक आर त्रिज्या के, हमें मान लीजिए कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि r दूरी पर है। तो इस बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हम स्मॉल r त्रिज्या के बेलन की कल्पना इस प्रकार करें कि जो तार है वो बेलन की कहाँ पर हो, अक्ष पर स्थित हो, यानी कि बीचों बीच आ जाए, यानी कि उसकी लंबाई पर हो। तो एक बेलन में यहाँ बना रहा हूँ, ये बेलन हम ऐसे बनाएंगे, आप भी बनाइए, ये आ गया, ये हमारा आ गया गाउसीय बेलन या गाउसीय पृष्ठ। अब गाउसीय बेलन के 3 पृष्ठ मानने पड़ेंगे। पहला पृष्ठ मान लिया हमने S1, ये दूसरा पृष्ठ और ये तीसरा पृष्ठ। अब ये देखिए आप लोग कि पहला जो पृष्ठ है S1, वो कैसा है, वृत्ताकार पृष्ठ होता है, जिसको अपन टॉप या ऊपरी भाग बोलेंगे बेलन का। एक बेलन का निचला भाग होता है, वो भी वृत्ताकार होता है, और ये बीच वाला भाग कैसा होता है, बेलनाकार भाग होता है। तो अब ये हमारा आ गया, ये तो गाउसीय बेलन, इसको लिख लेंगे हम गाउसीय बेलन। ये वृत्ताकार भाग आ गए 2, और एक ये आ गया बेलनाकार भाग। चलिए बच्चों, अब हम इस पर फ्लक्स ज्ञात करते हैं। विद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। तो इस पर फ्लक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक अल्पांश ले लेंगे, एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, उसकी दिशा कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि वो ऊपर रखा हुआ है ऐसे, तो दिशा कहाँ आएगी बच्चों, ऊपर की तरफ। ये तो क्लियर है ना आपको क्षेत्रफल सदिश बताया था कि क्षेत्रफल सदिश वो सदिश है जिसकी दिशा कहाँ होती है, उसके तल के लंबवत बाहर की ओर। तो ये दिशा आ गई। अब विद्युत क्षेत्र कहाँ लग रहा है इस पर, तार के लंबवत,
ये विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई। दोनों के बीच कोण कितना आ रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री। ds और ई सदिश के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री। अब इस वाले पृष्ठ पर देखिए, ये पृष्ठ कहाँ खुलेगा, सामने की तरफ खुल रहा है क्या नहीं, तो इस पृष्ठ को हम कहाँ खोल देंगे, सामने की तरफ। ये आ गया हमारा ds सदिश, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर ही होगी, ई सदिश। तो कोण कितना आया दोनों के बीच में, 0 डिग्री। अब ऐसे इस पर देखिए, ये पृष्ठ कहाँ खुलेगा, नीचे की तरफ, तो ये आ गया हमारा ds सदिश, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत यानी कि ई सदिश। थीटा बराबर कितना बना, 90 डिग्री। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से या गणित से, जो गणित आया था हमारे पास में, वो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा या गणित से इसका मान कितना आ रहा था, फ्लक्स फाई 3 पृष्ठों से होकर के गुजरेगा। एक तो S1, दूसरा S2, तीसरा S3। तो कुल विद्युत फ्लक्स, इस गाउसीय बेलन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे। पहले तो ये जो चित्र है वो बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दोनों ही डायग्राम बहुत ज़्यादा मस्ट है, यानी कि जब तक दोनों डायग्राम ठीक नहीं होंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी कि कंपटीशन करने से पहले हमें 12th का एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से देना पड़ता है। हालांकि कंपटीशन में तो इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पर आधारित जो भी प्रश्न बनने हैं वो पूछे जा सकते हैं या बीच में से पूछा जा सकता है, लेकिन हमें पूरा डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए माइंड में, तभी हम आगे जा कर के भी पढ़ पाएंगे और 12th में भी उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो अब ये देखिए कि कुल जो फ्लक्स आएगा, फाई बराबर कितना होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, यानी कि इससे निकलने वाला फ्लक्स, इससे और इससे, तो तीनों पृष्ठों से जो फ्लक्स गुजरेगा, फाई बराबर हम यहाँ पर लिख देंगे φ1। φ1 कितना आएगा बच्चों, बंद पृष्ठीय समाकलन S1 का पृष्ठीय समाकलन ई सदिश डॉट ds सदिश, इधर लिखते हैं, इधर जगह कम है। तो फाई बराबर हम यहाँ पर आ रहे हैं, और फाई बराबर पहले पृष्ठ का लिखते हैं S1 ई सदिश डॉट ds सदिश, प्लस दूसरे पृष्ठ का S2 ई सदिश डॉट ds सदिश। इसी तरह से तीसरे पृष्ठ का S3 ई सदिश डॉट ds सदिश। ये तीनों लिख लीजिए आप। इसके बाद फाई बराबर, इनको खोलिए, इनके अदिश गुणनफल को, अदिश गुणनफल खोलना जानते हैं, EDS cos थीटा, प्लस ये खुलेगा S2 EDS cos थीटा, प्लस ऐसे S3 EDS cos थीटा। अब आ जाइए इधर, और इसमें आ जाएगा फाई बराबर S1 और EDS cos कितना है, S1 में कोण 90 डिग्री, यहाँ लगा देंगे cos 90, प्लस S2 EDS cos, इसमें कोण कितना है बच्चों, 0 डिग्री, और इसी तरह से प्लस बंद समाकलन S3 EDS cos 90। अब आपका टोटल कितना आ गया, फ्लक्स फाई बराबर, टोटल देखिए, cos 90 की वैल्यू, cos 90 0, और cos 0 कितना होता है, 1। ये वैल्यू लगाने के बाद में फाई इज इक्वल टू S1 EDS इंटू 0 प्लस S2, ये EDS इंटू 1 बचेगा, प्लस ये भी 0 हो गया आपका। तो फाई बराबर कितना आ गया, ये 0 प्लस बंद समाकलन S2 EDS प्लस 0। तो आप पर जो विद्युत फ्लक्स बचा वो फाई बराबर कितना बचा, बंद समाकलन S2 EDS, पृष्ठीय समाकलन S2 EDS, ये इतना आ गया। तो आसान लग रहा होगा मेरे हिसाब से। तो हमने अब क्या क्या काम कर लिए, गाउस के अनुसार 2 काम कर लिए। एक तो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली, आवेश वितरण के चारों तरफ हमने एक गाउसीय पृष्ठ मान लिया, ठीक। दूसरा, हमने उस गाउसीय पृष्ठ से प्रबद्ध या संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स ये आ गया हमारा। अब इस फ्लक्स में
अब हम इसका समाकलन करते हैं, तो ई को तो बाहर ले लेंगे समाकलन से, समाकलन एस टू डी एस। इसका मतलब क्या है, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। एस टू कैसा भाग है, वक्राकार या बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। ध्यान है ना सभी को, 2 पाई आर एच। एच की जगह हमने यहाँ पर लेंथ एल लिए तो 2 पाई आर एल। इसको डाल देंगे हम अपनी समीकरण नंबर 1। तो इस तरह से हमने क्या किया बच्चों के 2 स्टेप पूरे कर लिए। एक तो गाउसीय बेलन की कल्पना कर ली, दूसरा गाउसीय बेलन से प्रबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स हमने ज्ञात कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो बराबर, सिग्मा क्यू का मतलब क्यू ही है, आवेश तो टोटल क्यू दिया है, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। कितना आएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू कितना है, आवेश क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। आवेश क्यू इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा एल, क्योंकि लैम्डा बराबर क्यू बटे एल होता है ना। तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा एल। ये मान रख दीजिए इसमें, जिससे फ्लक्स फाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, बताइए, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन जीरो। ये आ गई समीकरण नंबर 2। यहां तक नोट कर लीजिए पूरा, समीकरण 1 और 2, यानी 3 स्टेप पूरे हो गए। पहला हमने गाउस के पृष्ठ की कल्पना की आवेश वितरण के चारों तरफ, दूसरा हमने फ्लक्स निकाला किसके कारण, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स। तीसरा स्टेप क्या किया, गाउसीय नियम से फ्लक्स निकाला उस पृष्ठ पर। हटा दें, नोट कर लिया सभी ने, चलिए हटा देते हैं। अब इसके बाद समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, इन दोनों समीकरण की आप क्या कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। तुलना करोगे तो कितना आ जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन जीरो। कितना आएगा, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन जीरो। एल से एल मार दीजिए, मर गया बेचारा, तो क्या बचा, E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, समीकरण नंबर 3। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण आई है, बताइए, समरूप आवेशित रेखीय तार के कारण, जो कि अनंत लंबाई का है। तो अनंत लंबाई के समरूप आवेशित रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना होता है, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। नोट कर लिया, हटा दें। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से बना लेते हैं, इस सूत्र को हम देखिए कैसे बनाएंगे, इसको और थोड़ा सा अच्छी तरह से कर लेते हैं। E बराबर, यदि हम इसमें 2 का गुणा 2 का भाग लगा दें तो क्या बनेगा, देखो 2 लैम्डा बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर, और 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो को क्या लिखते हैं, K। तो E बराबर 2K लैम्डा बटे आर। E बराबर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, 2K लैम्डा बटे आर। E बराबर आ जाएगा 2K लैम्डा बटे आर, 2K लैम्डा बटे आर। सभी नोट करिए। सदिश रूप में कैसे लिखेंगे इसको, E सदिश बराबर 2K लैम्डा बटे आर और आर कैप, 2K लैम्डा बटे आर, और दूसरा कितना आ जाएगा, आर कैप, 2K लैम्डा बटे आर, आर कैप। अच्छी तरह से याद कर लीजिए। दिशा कहाँ होगी इसके, तार के लंबवत। दिशा कहाँ लिखेंगे, तार के
लंबवत बाहर की ओर, तार के लंबवत बाहर की ओर। कहाँ पर दिशा लिखोगे? तार के लंबवत बाहर की ओर। तो ये दिशा आ जाएगी तार के लंबवत बाहर की ओर। तो इस तरह से हम दिशा ज्ञात करेंगे। तो पूरा अच्छी तरह से कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए एक बार और अपने हिसाब से नोट करिए, अच्छी तरह से नोट करिए, तभी ढंग से आ पाएगा आपकी समझ में। चलिए नोट करिए। कर लिया बच्चों नोट? मिटाल दें? ठीक, मिटाल देते हैं, थोड़ा सा जल्दी मिटा लेंगे। ये मैं मिटाल रहा हूं, मिट जा भाई। अब देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, यदि ये तार ऋणावेशित होता, यदि मान लीजिए तार कैसा होता हमारा, ऋणावेशित होता, तो ऋणावेशित तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तो यही आता 2k लैम्डा बटे r और r कैप। लेकिन जो दिशा होती वो कहाँ होती? तार के लंबवत अंदर की ओर। मान लीजिए ये ऋणावेशित तार है, पूरी तरह से आवेशित किया हमने अनंत लंबाई का, तो इसकी दिशा कहाँ होती? तार के अंदर की ओर। यानी कि अब इस तरह से लगता, जैसे आपने देखा होगा कि रोज की जो स्टिक होती है ना, गुलाब की जो फूल की डंडी देखी होगी, उसमें कांटे लगे रहते हैं ना, बाहर की तरफ सबकी दिशाएं कैसी होती है? लंबवत तल के बाहर की तरफ होती हैं। तो उसी तरह से आएंगी। यदि ऋणावेश होता तो कहाँ आती? अंदर की तरफ, और धनावेशित तार है तो बाहर की तरफ दिशा होगी। तो ठीक इस तरह से करना है आपको। अब ये देखिए, हटा दें, हटा दें बच्चों। चलिए अब एक क्वेश्चन लगाते हैं। मान लीजिए कि दो तार दे रखे हैं आपको। ये मान लीजिए कि हमारे पास में दो तार हैं, ये धनावेशित और इसका रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा। और एक दूसरा तार ले लिया हमने, ये भी धनावेशित है और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा 2। सॉरी, रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा 2। दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है? d है। दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी आ रही है हमारी? d। तो आपको दोनों तारों के बीच में बल ज्ञात करना है। प्रति लंबाई पर या एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर बल ज्ञात करें। चलिए करके बताइए, करिए, जल्दी करिए। करिए करिए करिए। कैसे करोगे? एकांक लंबाई पर बल ज्ञात करना है कि एक तार के कारण दूसरे तार पर कितना बल लगेगा। दोनों की लंबाई अनंत है बेटा, ये ध्यान रखना आप लोग। दोनों की लंबाई कैसी दे रखी है? अनंत दे रखी है। नहीं है? सीधा सीधा सा सूत्र है। बल F बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश। तो कोई आवेश मान लीजिए dq, एक इस पर एक अल्पांश आवेश हमने मान लिया, तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल कितना होगा? F बराबर ई dq। और F का मान, E का मान आप लोग जानते हैं, अभी अभी सिद्ध करके आए थे कि एक अल्पांश आवेश के कारण जो मान होता है E का, ये तो हमने समीकरण 1 मान ली अपनी। और E बराबर हम अभी सिद्ध करके लाए हैं कि 2k लैम्डा अपॉन r। दूरी कितनी है इसकी? यहाँ से यहाँ तक की r है। तो 2k लैम्डा अपॉन r इसमें लगाओगे तो लगाइए जरा, कितना आ रहा है फिर? बोलिए, लगाओ लगाओ लगाओ। तो 2k लैम्डा 1 अपॉन r। तो F, यदि हमें ये वाला बल निकालना है तो इसको F1 लिख सकते हैं आप। तो F1 बराबर E इंटू डी क्यूब, और पहले विद्युत क्षेत्र पहले का लगेगा। ऐसा करो, इसको F2 मान लीजिए, दूसरे तार पर मान लेना, तो विद्युत क्षेत्र किसका लगेगा? पहले वाले का। और ये आवेश कितना लिया आपने? dq, दूसरे का। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो यहाँ इस पॉइंट पर P मान लेते हैं, वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E1 बराबर 2k लैम्डा 1 बटे r। दूरी r है, r की जगह आप d ले सकते हैं यहाँ पर,
क्योंकि डी लिख दिया हमने प्रश्न में। तो अब F2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, लगाइए जरा, ई का मान लगाओ, 2k लैम्डा 1/d और इंटू डी क्यू आवेश किसका है, इस दूसरे वाले का, तो इसका डी क्यू आवेश कितना होगा बताओ, आवेश डी क्यू बराबर कितना होगा, लैम्डा 2 इंटू एल लंबाई, या डी एल लगा सकते हो आप, लैम्डा 2 इंटू डी एल या एल, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी एल लैम्डा 2। तो यहाँ पर बल F2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2k लैम्डा 1/d और इंटू लैम्डा 2 dl। अब ये देखो, ये जो बल निकाला हमने इस अल्पांश dq के कारण निकाला है, तो इसको df लिख सकते हैं, बहुत छोटा छोटा बल है ना, बहुत छोटा छोटा बल आएगा। और पूरे तार के लिए क्या करोगे, यहाँ पर L लगा देंगे, तो dF2 अपॉन ये हमारा कितना आ जाएगा, dF2 अपॉन dl बराबर 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2/d, 2k लैम्डा 1/d, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2/d। तो ये बल आ गया, इस तरह से हमें ज्ञात करने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है, आसानी से आप लोग कर सकते हो, करके बताइए, फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए, नोट करिए उसको। तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना आ गया, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2/d। ऐसे ही इस तार के कारण निकाल सकते हैं, इस वाले तार के कारण मान लीजिए कि यहाँ अल्पांश एक dq ले लीजिए आप, तो dq पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बनेगी, E2, तो E2 कितना लगाओगे, 2k लैम्डा 2 और आवेश वाला कितना आ जाएगा, वही चीज, तो सेम बल आएगा, यानी कि दोनों तार एक दूसरे पर कैसा बल लगाएंगे, समान बल लगाएंगे। देखते हैं जरा दूसरे की कंडीशन भी देख लेते हैं। ये तो हमने दूसरे तार पर बल देख लिया, अब लिखिए दूसरे तार के कारण पहले तार पर लगने वाला बल, पहले तार पर कितना बल लगेगा वो मान लेते हैं अपन dF1 अल्पांश के कारण, तो वो कितना होगा, E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी लगेगी, दूसरी वाले की, और आवेश dq, तो dF1 E2 कितना आएगा, 2k, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, r दूरी पर या d दूरी पर, 2k लैम्डा 2/d, और आवेश dq को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1 इंटू dl, लैम्डा 1 इंटू dl। लैम्डा 1 कौन सा है, ये वाला लेंगे ना, पहले वाला, तो dF1 कितना आ गया बच्चों, ये आ गया अपना 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2/d इंटू dl, इंटू क्या आ गया, dl। तो ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, dF1/dl बराबर आ जाएगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2/d। आ गया बच्चों सेम, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तार क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर समान बल लगा रहे हैं। कैसा बल लगा रहे हैं, दोनों तार एक दूसरे पर समान बल लगा रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि दोनों तारों ने एक दूसरे पर कैसा बल लगाया, समान। बड़ा एक बार बोर्ड में आ चुका है, आईआईटी में आ चुका है, तो बहुत अच्छी तरह से आराम से आप लोग इस सवाल को कर सकते थे। बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए एक और लगाते हैं क्वेश्चन। ये मिटा दें इसको। ठीक, अब ये देखिए कि एक तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर दिया आपको 2 माइक्रो कूलाम बटे मीटर, 2 माइक्रो कूलाम बटे मीटर। तब हमें 20 सेंटीमीटर पर, इससे R बराबर 20 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ज्ञात करनी है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बड़ा आसान है, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये तो आसान सवाल हुआ। E बराबर कितना सूत्र लगेगा, 2k लैम्डा बटे R। तो 2k लैम्डा बटे R में लगा दीजिए। इसका मान कितना आएगा, 2k का मान कितना होता है बच्चों, 9 × 10⁻9।
लैम्डा का मान कितना दिया 2 माइक्रो, माइक्रो को बदलोगे 10⁻⁻6 में और डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर का मतलब मीटर में बदलेंगे -2 लगा दिया। लगाने के बाद काटा कूटी कर लीजिए, काटने के बाद में आंसर आ ही जाएगा अपना। तो कितना बचा, ये 2 से 2 कट जाएंगे, 10 बचेगा, 10 से 10⁻⁻1 बचेगी, एक ऊपर जाएगी तो 10⁻10 यानी 18 × 10⁻10 और 10⁻6। चेक करिए ज़रा सही किया है क्या। ये देखिए 10 बन जाएगा, 10 से एक पावर ख़त्म, एक बचा, एक पावर इसमें ऐड हुई तो 10⁻10 हुआ, 9 × 2 18 और 10⁻6। तो अब टोटल कितना आया 18 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, न्यूटन इंटू कूलाम। नोट करिए, नोट करिए। मैं जब तक कपड़ा गिर गया मेरा उठाता हूं। नोट करिए, कर लिया, ठीक। चलिए अगला सवाल लिखो। करें, ये देखिए। अब देखो अगला सवाल हम क्या बनाएं। अगला सवाल ये बनाते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी रेखीय आवेश वितरण है। अब यदि इसके चारों तरफ कोई आवेश चक्कर लगा रहा है तो उसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करें। तो उसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करें, तो लिखिए एक रेखीय आवेश वितरण लैम्डा बराबर 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, और एक आवेश Q जो कि है इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, वो इसके चारों तरफ, ये मान लीजिए कि इस तरह की स्थिति है और एक आवेश जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाना चाहता है, घूमना चाहता है। तो हम इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे करते हैं कि जो विद्युत बल होगा, जो विद्युत बल लगेगा इस आवेश पर, वो F बराबर कितना लगेगा Q × E। ये तो हम डाल देंगे समीकरण 1, और ये इसकी वृत्ताकार गति को क्या करेगा, अंजाम देगा। तो वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अवकेंद्रीय बल कितना होता है, mv²/r। ये आ जाएगी हमारी समीकरण 2। दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो इस तरह से हम निकाल देंगे। तो Fc बराबर कितना आ जाएगा, F और mv²/r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q × E। तो इस तरह से बच्चों आप लोग निकाल सकते हो। और E बराबर हम क्या लिखेंगे, 2k λ/r, जो दूरी दे रखी होगी आपको। इन सूत्रों की हेल्प से आप आसानी से इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में सीधे सीधे था रेखीय सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, वो हमने ज्ञात करी थी। तो देखते रहिए और वीडियोज को पूरा देखिए आप लोग, 2 बार 3 बार 10 बार, जब तक नहीं समझ में आए उसको कई बार देखिए। और हमारे चैनल को देखने के बाद में सब्सक्राइब कर दीजिए। फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर। नेक्स्ट फिर मिलेंगे आपसे।